बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो फर्स्ट ड्रग डिस्कस कर रहे हैं वो क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। ये बेसिकली 50S राइबोसोम पर अटैच होती है और वहाँ पर ये इनिशिएशन प्रोटीन के इनिशिएशन कम्प्लेक्स को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। ये इसका मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है। ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है। इसके स्पेक्ट्रम की बात जब की जाती है तो बेसिकली ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी रखती है। स्टैफ के अगेंस्ट, स्टैफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और न्यूमोकोकाई, इसके अगेंस्ट इसकी अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज़म्स हैं एरोबिक, उनके लिए इसके पास एक्टिविटी नहीं है। और जो ग्राम नेगेटिव एनारोब्स हैं, एनारोब्स और बैक्टीरियोइड्स, इनके लिए इसके पास थोड़ी सी एक्टिविटी है, लेकिन इसकी भी रेजिस्टेंस डेवलप होती जा रही है विद द टाइम। ठीक है, तो मेन इसका जो यूज़ है वो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। ये स्ट्रेफ ऑरियस में मेथिसिलिन ससेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यूज़ होती है। MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंस के लिए भी इसकी कुछ एक्टिविटी है, लेकिन अब MRSA के लिए भी ये रेजिस्टेंट होती जा रही है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हाफ लाइफ इसकी 2.5 आवर्स है। लीवर्स पे मेटाबोलाइज होती है और यूरिन में एक्सक्रीट होती है। बेसिकली इसके जो यूजेस हैं वो वन बाय वन डिस्कस करें तो ये पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स में एज ए अल्टरनेटिव स्टैफ के इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो सकती है। ये बेसिकली इसकी एब्सेस पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए ये एब्सेस के लिए यूज़ होती है। गट के इन्फेक्शन में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में, सेप्टिक अबॉर्शन में, गट परफोरेशन में यूज़ होती है। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में और नेक्रोटाइजिंग फेशियोकोलाइटिस में पेनिसिलिन G के साथ यूज़ होती है। इसके बाद ये पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स में टूथ एक्सट्रैक्शन डेंटल प्रोसीजर से पहले यूज़ होती है। डेंटल प्रोसीजर से उन पेशेंट में जो पेनिसिलिन एलर्जिक हो, अदरवाइज ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन ही होती है। इसके अलावा ये एड्स के पेशेंट्स में अगर न्यूमोसिस्टिक जायरोविशाई का एक फंगल उसके इन्फेक्शन हो तो उसमें प्रीमाक्विन के साथ यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम मलेरिया के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, इसके यूज़ हो सकती है। सेकेंड लाइन ड्रग है टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी के लिए विद पायरिमिथामिन। ये इसके क्लिनिकल यूजेस हैं जो आपको आने चाहिए। मेन एक्टिविटी ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट है, याद रखिए इसको। ठीक है, तो दूसरा जो ड्रग ऑफ ग्रुप्स है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो स्ट्रेप्टोग्रामिन्स हैं। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स बेसिकली दो ड्रग्स कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं, जिनका नाम क्विनोप्रेस्टिन और डेल्फोप्रेस्टिन है। क्विनोप्रेस्टिन को स्ट्रेप्टोग्रामिन्स B भी कहते हैं और इसको स्ट्रेप्टोग्रामिन A भी कहते हैं। ये बेसिकली 30-70 की रेशो में दिए जाते हैं और ये IV ही अवेलेबल है। तो बेसिकली इसके जब हाफ़ लाइफ की बात है तो दोनों की हाफ़ लाइफ लेस देन 1 आवर है। और इसका जब स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वही ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इसकी अच्छी एक्टिविटी है। स्टैफ के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए और इसके बाद एंटेरोकोकस फेकियम के लिए, और जो बात याद करनी है वो फिकैलिस के लिए इसकी कोई एक्टिविटी नहीं है। फेकियम के लिए है, फिकैलिस के लिए नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये मेटाबोलाइज लिवर में होती है और एक्सक्रीट होती है मेनली बाइल में। ठीक है, तो बाइल में एक्सक्रीट होती है। रीनल हेपेटिक इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम्स भी कर सकती हैं। और इसके जब यूजेस की बात करें तो कहाँ पर यूज़ होगी, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट इंटेरोकोकाई फेकियम में।
ठीक है। फेकियम में मेथिसिलिन ससेप्टेबल और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ के इंटरेक्शन में यूज़ होती है, ठीक है। और इसके अलावा नोकार्डिया के इन्फेक्शन में भी यूज़ हो रही है, ठीक है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये आईवी रिलेटेड ड्रग इन्फ्यूजन रिएक्शन करवा सकती है, ड्रग इन्फ्यूजन साइट के ऊपर रिएक्शन हो सकता है ड्रग इन्फ्यूजन साइट के ऊपर, ठीक है। और ये साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर है, जिसकी वजह से फेनिटोइन सिमास्टेटन स्टेटन ड्रग का, टॉलबुटामाइड और बहुत सारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म को इम्पेयरमेंट कर देती है। लिंकोसामाइड्स का मैं एडवर्स इफेक्ट्स बताना भूल गया था। ये बेसिकली सल्फा ड्रग्स हैं, जिसकी वजह से सल्फा एलर्जिक पेशेंट्स को नहीं देनी चाहिए। और दूसरे इसके बहुत लिटिल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोग्रामिन्स की भी बात हो गई। इसके बाद आ जाती है बात क्लोरमफेनिकोल की। क्लोरमफेनिकोल 1950s की इरा में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन एक टॉक्सिक एंटीबायोटिक है, इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होने की वजह से इसका यूज़ अब कम हो चुका है। ये भी उसी तरह ये भी 50S को पर एक्ट करती है, तो वहाँ पर जाकर ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएशन और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। इसका जो स्पेक्ट्रम है बेसिकली ग्राम पॉजिटिव के लिए बहुत अच्छा है, ग्राम नेगेटिव के लिए भी अच्छा है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के लिए ये बेसिकली बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है उसमें निजीरिया के लिए, एच इन्फ्लुएंजा के लिए और बैक्टीराइड्स के लिए ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, ठीक है। तो ये इसके बेसिकली स्पेक्ट्रम है। इसका हाफ लाइफ इसकी 1 to 4 आवर्स है। यूज़ ये बेसिकली, और ये CSF पेनिट्रेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। CSF में भी पेनिट्रेट कर सकती है। यूजेस बेसिकली अब इसका विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ कम हो चुका है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि पाकिस्तान में ये अभी भी सिंपल इन्फेक्शंस के लिए ईयर एंड आई ड्रॉप्स में भी अवेलेबल है। इसके अलावा पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स में मेनिंजाइटिस को ससेप्टेबल ऑर्गेनिज्म के से अगर मेनिंजाइटिस हुआ उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा भी इसके कुछ इसी तरह के ही यूजेस हैं। बेसिकली ये बैन इसलिए हुई थी, जो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा लीथल है। इसका जो सबसे बड़ा एडवर्स इफ़ेक्ट है वो इडियोसिनक्रेसी है, मतलब कि आपको पता नहीं है वो क्या एडवर्स इफ़ेक्ट, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन शो कर दे। तो ये इतना ज़्यादा लीथल हो सकता है, होता तो किसी मतलब रेयरली होता है, लेकिन इवन कि एक सिंगल आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप्स एक ड्रॉप डालने से भी इडियोसिनक्रेटिक रिएक्शंस हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करवाता है, एप्लास्टिक एनीमिया करवाता है, ठीक है। एप्लास्टिक एनीमिया जो कि कई सूरत हाल में इरिवर्सिबल सिचुएशन में भी होता है। तो एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाए तो बोन मैरो थेरेपी से इसको रिवर्स तो किया जा सकता है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इस वजह से ये दो बड़े एडवर्स इफेक्ट थे, जिसकी वजह से इसका यूज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो गया था। और इसके अलावा बच्चों में ये ग्रे बेबी सिंड्रोम करवाती है। बच्चों में ग्रे बेबी सिंड्रोम क्यों करवाती है, बेसिकली ये लीवर में मेटाबोलाइज होती है ग्लूक्रोनिडेशन से मेटाबोलाइज हो जाती है, तो उसके बाद ये यूरिन में एक्सक्रीट होती है मेनली, ठीक है। तो बच्चों के अंदर लीवर के अभी सिस्टम डेवलप नहीं होता, ग्लूक्रोनिडेशन डेवलप नहीं हुआ होता, इस वजह से वो इसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ड्रग अकोमुलेट होने लग जाती है, जिसकी वजह से ग्रे कलर, हाइपोथर्मिया, फ्लैसिडिटी और रिलेटेड सिम्टम्स बच्चों में डेवलप होने लग जाते हैं, जिसको ग्रे बेबी सिंड्रोम होती है। इसका रैशनैले आपको पता होना चाहिए, इस वजह से ये नहीं करवाती, ये इसके मेन एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा GIT डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी करवाती है कुछ पेशेंट्स के अंदर। आखिरी ग्रुप जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ऑक्सैलिडाइनोन्स ड्रग्स है। उसमें 2 ड्रग्स हैं, लेनिजोलेट एंड टीडीजोलेट। लेनिजोलेट्स का बेसिकली ये भी आज जो भी हम ड्रग्स पढ़े वो बेसिकली 50S राइबोसोम पर ही एक्ट करनी है। ये 50S में 23S के ऊपर जाकर अटैच होती है। 20S3 के साथ अटैच होने के बाद वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है।
सिंथेसिस। लेकिन जो आज हमने बाकी ड्रग्स पढ़ी हैं, स्ट्रेप्टोग्रामिन्स, लिंकोसामाइड और क्लोरामफेनिकोल, वो एक जैसी जगहों पर जाकर अटैच करती है। इनमें से हमने पहले मैंने जब आपको एरिथ्रोमाइसिन ग्रुप्स मैक्रोलाइड्स पढ़ाया था तो आपको MLS रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। मैक्रोलाइड, लिंकोसामाइड एंड स्ट्रेप्टोग्रामिन रेजिस्टेंस, उन ड्रग्स की रेजिस्टेंस उसी तरह होती है, या फिर इंजाइमेटिक एक्टिवेशन या फिर इफ्लक्स हो जाता है। लेकिन इस ये जो बाइंडिंग साइट है ना, इसकी डिफरेंट है उनसे, ठीक है। ये यहाँ पर अटैच होती है, फिर एफमेट और ट्रांसफ़र RNA को का कम्प्लेक्स नहीं बनने देती और फिर अल्टीमेटली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती। इसलिए इसकी मैक्रोलाइड, लिंकोसामाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन्स रेजिस्टेंस नहीं है। इसकी बाइंडिंग साइट है तो 50 S राइबोसोम पर ही टच हो रही है, लेकिन बाइंडिंग साइट डिफरेंट है, ठीक है। इसकी जब हाफ़ लाइफ की बात करें, इसकी हाफ़ लाइफ ऑलमोस्ट 6 आवर्स है, ठीक है। और इसकी मेटाबोलाइज लिवर में होती है और यूरिन में एक्सक्रीट होती है। ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट नहीं करती, क्लोरामफेनिकोल करती थी, मैं बताना भूल गया। आज की जो ड्रग्स पड़ी उनमें क्लोरामफेनिकोल और स्ट्रेप्टोग्रामिन C/P इनहिबिटर्स हैं। लेनिसोलेट ये नहीं करती। इसके एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये स्टैफ के लिए, स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, न्यूमोकोकस के लिए अच्छी एक्टिविटी है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, नोकार्डिया के लिए, लिस्टीरिया के लिए और कोराइनी बैक्टीरियम के लिए भी इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। अब जब इसकी क्लिनिकल यूजेस आप बात करें, ठीक है, वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस फेकियम के लिए यूज़ होती है, कि इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। हेल्थ केयर रिलेटेड निमोनिया में यूज़ होती है। कम्युनिटी अक्वायर्ड निमोनिया में स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। डायबिटिक फुट के पेशेंट में यूज़ होती है। ऑफ लेबल इसकी यूज़ है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB के लिए यूज़ हो रही है और नोकार्डिया के लिए भी यूज़ हो रही है, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं, ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ हो रही है। ये एक मतलब कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ होती है और ये बहुत ही अच्छी इसकी क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं। और मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, ये ड्रग अभी तक कोएक्स की पहुँच से दूर है, उनको इसके बारे में नहीं पता, जिसकी वजह से हम यूजुअली रेजिस्टेंस जो पेशेंट आते हैं तो उनको ये ड्रग दी जाती है। इसकी एक्टिविटी मेथिसिलिन ससेप्टेबल और रेजिस्टेंट दोनों के लिए रिपोर्ट है, स्टैफ के लिए, ठीक है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स पहले ब्लड रिलेटेड जो हैं, ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवाती है और अनीमिया भी करवा सकती है, ठीक है। ये क्यों करवाती है? बेसिकली क्योंकि इसकी मतलब कि वहाँ पर जाकर ये माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से ये करवा सकती है और बाज़ औक़ात ये इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं। इसी तरह ऑप्टिक न्यूरोपैथी और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करवाती है। यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है और ये न्यूरोपैथी भी बाज़ औक़ात इरिवर्सिबल होती है। और इसके बाद इसका एक और एडवर्स इफेक्ट सेरोटोनिन सिंड्रोम है, ठीक है। अगर इसको SSRI के साथ दिया जाए तो ये सेरोटोनिन के लेवल को ज़्यादा करती है और सेरोटोनिन सिंड्रोम के सिम्टम्स आते हैं। इसलिए इसको देते हुए प्रिकॉशन देखना चाहिए कि वो एंटी डिप्रेसेंट SSRI तो पेशेंट नहीं ले रहा। इसी ड्रग की एक दूसरी जो ग्रुप है, इसी ऑक्सैलिडाइनोन्स का एक दूसरी न्यूअर ड्रग है टेडिजोलेट अभी न्यूअर ड्रग है। ये बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। आल्दो के IV यूज़ के लिए FDA ने इसको अप्रूव कर लिया है। इसके एडवांटेजेस जब लाइनिजोलेट से देखा जाए तो इसका हाफ लाइफ ज़्यादा है, इसलिए ये OD डोज में दी जा सकती है। इसकी वजह से इसका जो स्पेक्ट्रम है उसमें 1-2 ऑर्गेनिज़म्स बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये बोन मैरो सप्रेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और दूसरे अनीमिया नहीं करवाती। ये नहीं इसका एडवर्स इफेक्ट। दूसरा, ये सेरोटोनिन सिंड्रोम भी नहीं करवाती, ठीक है। इसके ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं है SSRI के साथ। तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं हो रही। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर लिसनिंग।